हमारी सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिसमें हमने पहली 2 वीडियोस में डिस्कस करे थे बेसिक और रेडिएशन फिजिक्स के क्वेश्चन। देन फिर हमने डिस्कस करे रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड हजार्ड के क्वेश्चंस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं इमेजिंग विद एक्सरेज के क्वेश्चन, जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, फोकल स्पॉट, ग्रिड, एफएफडी, हील इफेक्ट, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, इन सब टॉपिक्स पे हम जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इन रेडियोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें ये 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं इन सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के रिगार्डिंग, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है हमारी, इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर बीइंग इमेज्ड। ये बोल रहा है कि जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होता है वो स्ट्रक्चर की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होगी वो थिकनेस पे तो ऑब्वियसली बात है डिपेंड करेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा हमें एटीन्यूएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखते हैं। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट डिपेंड्स ऑन द लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ द स्ट्रक्चर बीइंग इमेज्ड। जो हमारा सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होता है वो लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट होता है वो जो लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट होता है ये डिपेंड करता है दो स्ट्रक्चर्स का, जो हमारा लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट होता है उनके डिफरेंस के बीच में। ठीक है, जैसे कि एक बोन है और एक हमारा सॉफ्ट टिश्यू है, तो इन दोनों के बीच का जो हमारा लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है क्या हमारा सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। तो इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होता है वो लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। देन हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ट्यूब केवी। मतलब कि जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होता है क्या वो ट्यूब केवी के साथ इंक्रीज होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम केवीपी को जो है इंक्रीज करते हैं, केवीपी को जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं तो जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है केवीपी को इंक्रीज करने के बाद कॉम्पटाउन इफेक्ट की, वो क्या हो जाती है हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम केवीपी को इंक्रीज करेंगे कॉम्पटाउन इफेक्ट बढ़ेगा, तो क्या होगा हमारा जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि केवीपी को बढ़ाएंगे तो कॉम्पटाउन इफेक्ट बढ़ेगा, कॉम्पटाउन इफेक्ट बढ़ेगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, और स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो हमारा जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए केवीपी को बढ़ाने से क्या होता है, हमारा जो हमारा सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होता है वो क्या होता है हमारा रिड्यूस होता है, ना कि इंक्रीज होता है। इसलिए वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लो एटॉमिक नंबर स्ट्रक्चर्स जैसे कि फैट एंड मसल इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द ट्यूब केवी। ये बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रास्ट होता है दो लो एटॉमिक नंबर के स्ट्रक्चर्स के बीच में वो स्ट्रांगली अफेक्ट होता है ट्यूब केवी से। तो ये वाला हमारा क्या है, ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो रेंज हम फोटोन की यूज़ करते हैं जनरल रेडियोग्राफी में, ठीक है, क्योंकि जो रेंज हम फोटो एनर्जी की यूज़ कर रहे होते हैं जनरल रेडियोग्राफी में, तो उससे क्या होता है हमें लो एटॉमिक नंबर्स में हमें क्या देखने को मिलता है, लो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी इनकरेक्ट है। ज़्यादा ये डिपेंड नहीं करता ट्यूब केवीपी के ऊपर, अगर दो जो लगभग सेम कॉन्ट्रास्ट के हैं उनके ऊपर, क्योंकि फैट और मसल दोनों का ही लो कॉन्ट्रास्ट और लगभग दोनों का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है हमारा सेम होता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एयर एंड सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एयर और जो सॉफ्ट टिश्यू होता है इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो लगभग सेम ही होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर पे सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करेगा, ठीक है, तो हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो कॉन्ट्रास्ट होता है एयर और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में वो हमें देखने को मिलता है किसकी वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से देखने को मिलता है, ना कि एटॉमिक नंबर की वजह से। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कंसर्निंग रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, अटेन्यूएशन ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ ब्रेमेस्ट्रलंग इन द टिश्यू। जो अटेन्यूएशन होता है एक्सरे बीम का, क्या वो डिग्री ऑफ ब्रेमेस्ट्रलंग पे डिपेंड करता है टिश्यू के अंदर। तो ये वाली क्या है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो अटेन्यूएशन होता है वो तो कॉम्पटाउन और फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है।
ठीक है। जो हमारा एटीन्यूएशन होता है वो हमारे कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करेगा, ना कि ब्रेमस्टरलंग। ब्रेमस्टरलंग एक्सरे तो हमारी एक्सरे का प्रोडक्शन का टाइप है, मतलब कि दो टाइप से प्रोड्यूस होते हैं हमारी एक्सरे, दो टाइप की प्रोड्यूस होती है, तो ब्रेमस्टरलंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये वाली हमारी क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। मोस्ट स्ट्रक्चर ऑन अ चेस्ट रेडियोग्राफ एग्जिबिट गुड रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे चेस्ट रेडियोग्राफ के ऊपर, उनमें हमें गुड रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो हमारा चेस्ट रेडियोग्राफ होता है उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एयर होता है, हमारा सॉफ्ट टिश्यू हो गया, सॉफ्ट टिश्यू होता है, एयर होती है और बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, फैट होता है। तो इन सब की जो एटीन्यूएशन प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब डिफरेंट होती है, एयर की, सॉफ्ट टिश्यू की, बोन की, फैट की, इन सब की जो एटीन्यूएटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए चेस्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, गुड कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। तो ये क्या करेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, बी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन प्रिंसिपल कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैव द सेम इफेक्ट ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टिश्यूज एज इंक्रीजिंग द पीक केवी। जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है क्या उसका सेम इफेक्ट होता है डेमोन्स्ट्रेट करने में कॉन्ट्रास्ट को बिटवीन द टिश्यूज, जैसे कि हम केवीपी को इंक्रीज करते हैं वैसे ही, मतलब कि यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो इफेक्ट होता है कॉन्ट्रास्ट के ऊपर, ठीक है, टिश्यू कॉन्ट्रास्ट के ऊपर, और जो केवीपी का इफेक्ट होता है कॉन्ट्रास्ट के ऊपर, उन दोनों को ये कंपेयर कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि क्या दोनों का जो प्रिंसिपल होता है क्या वो सेम होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो तो हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम केवीपी को इंक्रीज करेंगे तो केवीपी इंक्रीज करने से कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, और कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस होगा। तो दोनों क्या करें, एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल कॉन्ट्रास्ट मीडिया एटीन्यूएट एक्सरेज टू अ हायर डिग्री दैन दी टिश्यूज। जितने भी कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो एटीन्यूएट करते हैं मोर एक्सरेज को दैन दी टिश्यू। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऐसा नहीं करते, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं हमारे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं, ठीक है। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसे कि एयर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये क्या होते हैं हमारे रेडियोल्यूसेंट होते हैं। ये नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं, तो टिश्यू से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। ये क्या होते हैं, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया शुड जनरली हैव हाई एटॉमिक नंबर्स टू मैक्सिमाइज द डिग्री ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उनके पास क्या होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ताकि डिग्री ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। क्योंकि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर की क्यूब के। और जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा हमें फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इनमें से पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। दे शुड आइडियली हैव एन एब्जॉर्प्शन एज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द बीम स्पेक्ट्रम। तो ये बोल रहा है कि जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसके अंदर हमें एब्जॉर्प्शन एज जो होती है वो जो मेजर पार्ट होता है बीम स्पेक्ट्रम का उसके जस्ट लेफ्ट में देखने को मिलती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। बेरियम हैज़ अ की एब्जॉर्प्शन एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बेरियम होता है उसकी जो की एब्जॉर्प्शन एज होती है वो लगभग 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। क्यों? क्योंकि जो बेरियम होता है उसकी जो की एब्जॉर्प्शन एज होती है वो होती है हमारी 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो 23 होती है ये होती है हमारी किसकी, रोडियम की। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। आयोडीन हैज़ अ लो एटॉमिक नंबर देन बेरियम। जो आयोडीन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, लो होता है देन बेरियम। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 53, और जो बेरियम होता है, बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 56। तो बेरियम का, आयोडीन का क्या है हमारा, लो एटॉमिक नंबर है देन दी बेरियम। तो ये वाली करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। आयोडीन मोस्ट इफेक्टिवली अटेन्यूएट्स फोटोन्स विद एनर्जीज क्लोज टू 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आयोडीन होता है वो मोस्ट इफेक्टिवली अटेन्यूएट करता है फोटोन को जब एनर्जी जो है वो 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो,
आसपास हो। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है, क्योंकि आयोडीन की जो के एब्जॉर्प्शन एज होती है वो कितनी होती है हमारी, आयोडीन की के एब्जॉर्प्शन एज होती है हमारी 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जो एटीन्यूएशन होगा फोटोन्स का मोस्ट इफेक्टिवली वो होगा नियर बाय 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, दे में प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। ये बोल रहा है कि जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं क्या वो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जब के शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फोटोन आके रिमूव कर देगा, देन नेक्स्ट शेल का आके इसको क्या करेगा, फिल करेगा, और इन दोनों शेल की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हमें मिलेगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी वो मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बात कर रहा है किसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कंसर्निंग मैग्निफिकेशन, इट अकर्स बिकॉज एक्सरे कन्वर्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैं इसको आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि हमारी इमेजिंग प्लेट है, ठीक है, ये हमारी क्या इमेजिंग प्लेट है, और हमने दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा ये जो हमारी इमेजिंग प्लेट है इससे पास है, और एक ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा दूर रखा हुआ है इमेजिंग प्लेट से, ठीक है। तो दोनों जो हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक इस डिस्टेंस पे रखा हुआ है और एक थोड़ा सा दूर है। रेड वाला थोड़ा पास है, ब्लू वाला थोड़ा दूर है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो रेड वाले की जो इमेज है, रेड वाले की जो इमेज बन रही है हमारी इमेजिंग प्लेट के ऊपर, वो हमें देखने को मिल रही है ये थोड़ी सी बड़ी। इसकी जो ओरिजिनल साइज़ है ऑब्जेक्ट की वो क्या है हमारी, दोनों ऑब्जेक्ट की जो रियल साइज़ है वो ये है हमारी, ट्रू साइज़ इतनी है। इस वाले की भी ट्रू साइज़ यही है, और जो ब्लू वाले की भी ट्रू साइज़ यही है, और ऑरेंज रेड वाले की भी हमारी ट्रू साइज़ यही है, ठीक है। लेकिन जो हमें इमेज मिल रही है, ठीक है, रेड बॉल की हमें इमेज मिल रही है ये वाली, इतनी थोड़ी सी अनलार्ज मिल रही है ट्रू साइज से, और जो ब्लू वाली है उसकी रेड वाली से भी और ज़्यादा इमेज हमें लार्ज मिल रही है। इनसे हम क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट दूर होगा हमारी इमेजिंग प्लेट से उतनी ज़्यादा हमें मैग्नीफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको मैग्नीफिकेशन क्या होता है। अब इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड है। मैग्नीफिकेशन इट अकर्स बिकॉज एक्सरे कन्वर्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन हमें कम देखने को मिलता है जब एक्सरेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आके कन्वर्ज करती है। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों, क्योंकि जो एक्सरेज है वो ऑब्जेक्ट से कन्वर्ज नहीं कर रही, ये जो हो रही है ये डाइवर्ज कर रही है सोर्स से। जो हमारी जो रेज हैं वो क्या कर रही है, इस तरीके से डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, इसलिए ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अज्यूमिंग अ फिक्स्ड फोकल स्पॉट पोजीशन। अगर हम फिक्स्ड फोकल स्पॉट पोजीशन को अज्यूम करें, इट इंक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द फिल्म। तो ये बोल रहा है अगर फोकल स्पॉट की साइज जो है वो फिक्स रहेगी तो इट का मतलब है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम फिल्म के पास लेके जाते जाएंगे। तो ये वाली भी हमारी स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो जितना पास होगा फिल्म के मैग्नीफिकेशन उतना कम होगा, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस जितना कम होगा मैग्नीफिकेशन भी हमें उतना कम देखने को मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट हो गई। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अज्यूमिंग अ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द फोकल स्पॉट। इसमें इसने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स रखा है इन रिलेशन टू द फोकल स्पॉट। इट इंक्रीजेज, इट का मतलब है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इंक्रीजेज एज द फोकस टू फिल्म डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। ये बोल रहा है कि फोकस टू फिल्म डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफिकेशन इंक्रीज होगा। तो देखो फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा फिल्म फोकस टू फिल्म डिस्टेंस हो गया। OID को ही हम क्या बोल सकते हैं, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस बोल सकते हैं। सॉरी, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस का मतलब है हमारा क्वेश्चन में एक मिनट, क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अज्यूमिंग अ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द फोकल स्पॉट। ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशन को फिक्स रखा है एंड मैग्नीफिकेशन इंक्रीजेज एज द फोकस टू फिल्म डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। तो मैग्नीफिकेशन जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तो हमने फिक्स करा है, ऑब्जेक्ट में हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे, जैसे कि हमने अब इन दोनों की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया। लेकिन फोकस टू फिल्म डिस्टेंस मतलब कि सोर्स से लेकर इमेजिंग प्लेट का डिस्टेंस, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो फिक्स रखी है, लेकिन जो प्लेट है, जैसे प्लेट को हमने पहले इस पोजीशन पे रखा, फिर हमने इस पोजीशन पे रखा, तो जैसे जैसे हम प्लेट को दूर लेते जाएंगे
करेंगे मैग्नीफिकेशन जो है हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर हम फिक्स्ड पोजीशन रखें ऑब्जेक्ट के इन रिलेशनशिप टू दी फोकल स्पॉट तो मैग्नीफिकेशन इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम फोकस फील्ड डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये वाली इनकरेक्ट थी और ये वाली भी इनकरेक्ट। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म द मैग्नीफिकेशन फैक्टर इज 1। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फिल्म के कॉन्टैक्ट में होगा तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर हमें देखने को मिलेगा 1। मैग्नीफिकेशन फैक्टर 1 है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैग्नीफिकेशन नहीं है, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज थी उतनी ही हमें इमेज की साइज देखने को मिल रही है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया तो जितनी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल साइज होगी वही हमें मिलेगी। तो वही से स्टेटमेंट के अंदर बोला है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म मैग्नीफिकेशन फैक्टर 1 है। मैग्नीफिकेशन फैक्टर 1 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज साइज जो है वो सेम है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज विद फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी कैन नॉट अगर। जो मैग्नीफिकेशन होता है इमेज का फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी में हमें देखने को नहीं मिलता। सॉरी, मैग्नीफिकेशन नहीं, यहाँ पे मिनिफिकेशन की बात कर रहा है। मिनिफिकेशन ऑफ द इमेज विद फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी कैन नॉट अकर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मिनिफिकेशन जो है हमें देखने को नहीं मिलता फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर रहा है ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस की। ठीक है, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस की इसके अंदर बात कर रहा है कि इसमें ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस से रिलेटेड हमें 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस अकर्स बिकॉज एक्सरे फोटोन्स आर एमिटेड फ्रॉम एन एरिया ऑफ फाइनाइट साइज रेदर देन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो ये बोल रहा है कि ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जो हमारी एक्सरे फोटोन्स जो एमिट होते हैं वो हमें एक फाइनाइट साइज से देखने को मिलते हैं रेदर देन अ पॉइंट सोर्स। तो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि ये हमारा फोकल स्पॉट है। ठीक है, सोर्स फोकल स्पॉट है जिससे हमारी एक्सरेज डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फोकल स्पॉट की साइज है तो इस तरीके से ये रेज डाइवर्ज हो रही है और हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पेनम्बरा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ये पेनम्बरा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो डार्क ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है ये क्या है, हमारा पेनम्बरा है। जैसा हमने जो फोकल स्पॉट साइज है उसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, छोटा कर दिया, या फिर ये मान लो कि हमने जो फोकल स्पॉट था उसको हमने ऑब्जेक्ट से दूर कर दिया तो हमारा जो पेनम्बरा है वो क्या हो गया, रिड्यूस होगा। और हमने फोकल स्पॉट साइज को एकदम पॉइंट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एकदम पॉइंट साइज का हमारा फोकल स्पॉट है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, पेनम्बरा एकदम ना के बराबर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है वो अफेक्ट करता है। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस होता क्या है, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द अनशार्पनेस ड्यू टू पेनम्बरा इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फाइनाइट साइज ऑफ द एक्सरे सोर्स। ये जो पेनम्बरा होता है ये क्या होता है, अनशार्प्ड इमेज होती है। ये हमारी क्या है, अनशार्प्ड इमेज है। ये जो हमें ब्लैक देखने को मिल रहा है हमारी अनशार्प्ड इमेज है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस जो होता है इसको हम जो है इसका फॉर्मूला होता है फोकल स्पॉट साइज इनटू ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन फोकस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल स्पॉट साइज इनटू ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो फोकल स्पॉट साइज पे कैसे डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकल स्पॉट साइज हमारी 3 mm है। तो ये जो हमें ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस देखने को मिल रही है UG जो है हमारी रिप्रेजेंट करता है कि इसको ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस को, तो हमारी जो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जब हमने फोकल स्पॉट साइज को रिड्यूस कर दिया 3 mm से 1 mm कर दिया तो हमारी जो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस है वो भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इस यही चीज़ क्या है, हमारी ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस है जो हमें देखने को मिलती है जब फोटोन जो होते हैं एक फाइनाइट एरिया से निकलते हैं रेदर देन अ पॉइंट सोर्स। तो ये वाली हमारी क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इंक्रीजेज विद फोकल स्पॉट साइज। अभी मैंने आपको बताया फोकल स्पॉट साइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी हमें देखने को मिलेगी ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। और इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि फोकल स्पॉट साइज जितनी ज़्यादा होगी ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो ये वाली भी क्या है, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि फोकल स्पॉट साइज ज़्यादा तो हमें पेनम्बरा भी लार्जर देखने को मिलेगा। पेनम्बरा का मतलब क्या है कि जो हमें इमेज ब्लर, ये जो इमेज ब्लर हमें देखने को मिल रहा है ना, इमेज ब्लर ये कॉर्नर्स में हमें इमेज ब्लर देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज ब्लर इमेज है ये कॉर्नर की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेनम्बरा बोलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलती है जितना ज़्यादा फोकल स्पॉट साइज होती है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, डिक्रीजेज विद शॉर्टनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। मतलब कि जो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस है वो हमारा रिड्यूस होगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस रिड्यूस होगा।
तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी ये भी करेक्ट है, क्योंकि जितना पास में हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जितना पास में ऑब्जेक्ट होगा डिटेक्टर के, उतनी कम हमें अनशार्पनेस देखने को मिलेगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस है वो जो है ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इंक्रीजेज विद शॉर्टनिंग ऑफ द फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। मतलब कि ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस जो है क्या हमारा इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम फोकस टू फिल्म डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे। फोकस टू फिल्म डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं समझाती हूँ आपको। फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, फोकस का मतलब है हमारी फोकल स्पॉट और फिल्म का डिस्टेंस है हमारा ये डिटेक्टर। तो बोल रहा है कि जैसे जैसे हम फोकल टू फिल्म डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे वैसे वैसे हमें ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जितना पास में हमारा जो फोकस होगा फिल्म के, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस जो होगा उतना हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और जो हमारी सी वाली स्टेटमेंट थी वो भी क्या थी, करेक्ट थी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस टुवर्ड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एनोड साइड ऑफ द इमेज। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, करेक्ट है। जो हमारी फोकल स्पॉट साइज जो होती है, हमारी फोकल स्पॉट साइज होती है वो एनोड की साइड क्या होती है, हमारी स्मॉल होती है। फोकल स्पॉट साइज एनोड की साइड जो होती है वो स्मॉल होती है, रिड्यूस्ड होती है। तो हमें जो है ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस भी वो क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है एनोड साइड में, क्योंकि हमें पता है फोकल स्पॉट साइज जितनी कम होगी ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस भी हमें उतनी कम देखने को मिलेगी। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रिगार्डिंग द मूवमेंट और मोशन अनशार्पनेस, मूवमेंट और मोशन अनशार्पनेस से रिलेटेड हमें जो है स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इमोबिलाइजेशन। तो क्या मूवमेंट अनशार्पनेस को हम क्या इमोबिलाइजेशन से रिड्यूस कर सकते हैं? तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मूवमेंट अनशार्पनेस है उसको तो वैसे हम रिड्यूस कर तो सकते हैं इमोबिलाइजेशन से, तो वैसे तो ये करेक्ट है, लेकिन 100% इमोबिलाइजेशन से नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे जैसे कि हार्ट बीटिंग और इन सब केस में इमोबिलाइजेशन से रिड्यूस नहीं कर सकते, बट हाँ मोस्टली केस में मोशन अनशार्पनेस को रिड्यूस किया जा सकता है इमोबिलाइजेशन से। तो ये वाली हमारी करेक्ट हो गई स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, मोशन अनशार्पनेस इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। मोशन अनशार्पनेस को हम बिल्कुल शॉर्ट एक्सपोजर टाइम से रिड्यूस कर सकते हैं। जितना कम शॉर्ट एक्सपोजर टाइम होगा उतना जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट से जो है हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मोशन अनशार्पनेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, मोशन अनशार्पनेस कैन बी एक्सजरेटेड बाय इंक्रीजिंग द ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम मोशन अनशार्पनेस जो है उसको हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज कर दें। तो इसको हम समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। इसमें है कि अगर हम जैसे कि तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीजिंग द फोकस टू फिल्म डिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीजेज मूवमेंट अनशार्पनेस। अगर हम फोकस टू फिल्म डिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज करते हैं, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, तो ये हमेशा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा मूवमेंट अनशार्पनेस को। तो ये वाली तो हमारी स्टेटमेंट गलत है। फोकस टू फिल्म डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो हमारा सोर्स है एक्सरे का, उससे लेकर हमारी फिल्म तक की डिस्टेंस, इमेज तक की डिस्टेंस, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये फोकस से फिल्म डिस्टेंस हो गया हमारा। ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम फोकस टू फिल्म डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये हमेशा मूवमेंट अनशार्पनेस को डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि मोशन ब्लर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, एंड इससे क्या होगा कि हमें एक्सपोजर टाइम जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम फोकस फिल्म डिस्टेंस को क्या करें, हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, शॉर्टनिंग द एक्सपोजर टाइम
टू ओवरकम दी मोशन अनशार्पनेस, हम क्या कर रहे हैं, अगर एक्सपोजर टाइम जो है उसको कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, ताकि मोशन अनशार्पनेस जो है, हम मोशन अनशार्पनेस को हम ओवरकम कर सकें, तो इट कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ज्योमेट्रिक शार्पनेस। तो इससे क्या हमें ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस देखने को मिलेगी। क्या ये कंट्रीब्यूट करेगा? बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें शॉर्ट टाइम में फिल्म को एक्सपोज करना है, अगर हम शॉर्ट टाइम में फिल्म को एक्सपोज करते हैं, अगर हम शॉर्ट टाइम में फिल्म को एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट टाइम में फिल्म को एक्सपोज करने के लिए हमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। करंट की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें जो हमारा एनोड है, जो फोकल स्पॉट है, वो ज़्यादा करंट के लोड को ले सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोकल स्पॉट की जो साइज़ है उसको भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। शॉर्ट टाइम के लिए हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे, फोकल स्पॉट साइज़ जो है उसको भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और अगर हम लार्जर फोकल स्पॉट ले रहे हैं तो लार्जर फोकल स्पॉट से हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस जो होगी वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये हमें एक और रीजन से देखने को मिल सकती है कि हम अगर ज़्यादा करंट का यूज़ कर रहे हैं तो करंट ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनमें क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। क्योंकि करंट ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा उनके अंदर रिपल्शन होगा, तो हमें ब्लूमिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ब्लूमिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, जिसमें से करंट इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज़ हो गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गए तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ पहले इतना था, मतलब जो इनकी लेंथ जो थी इलेक्ट्रॉन के पाथ की वो इतनी थी, इनकी ये बीच में रिपल्शन होने की वजह से इनका पाथ जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो ये लार्जर एरिया पे जाके टकराएंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लूमिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। एक्सपोजर टाइम को कम करेंगे तो मोशन अनशार्पनेस हमारा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस हमारी जो है इंक्रीज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसर्निंग दी फोकल स्पॉट, फोकल स्पॉट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द एरिया ऑफ द एनोड ओवर विच द इलेक्ट्रॉन्स आर टारगेटेड इज द एक्चुअल फोकल स्पॉट। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं वो होता है हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट, और जिस एरिया में हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको हम बोल देते हैं क्या, इफेक्टिव फोकल स्पॉट। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी पहली स्टेटमेंट, ये तो क्या है, करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द साइज ऑफ द इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज सेम एज द एक्चुअल फोकल स्पॉट। तो ये वाली गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है उसकी जो साइज़ होती है वो लार्ज होती है, ठीक है, और जो हमारे इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो क्या होता है, हमारा स्मॉल होता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो हीट लोडिंग कैपेसिटी जो है एनोड की वो इंक्रीज़ हो जाए लार्ज फोकल स्पॉट की वजह से, और एक्सरेज जो है हमारी नैरो प्रोड्यूस हो ताकि हमें शार्प इमेज देखने को मिले। तो इससे क्या होगा कि हमारा पेनम्बरा भी रिड्यूस हो जाएगा, शार्प इमेज हमें मिलेगी, और लोड जो है हमारा एनोड के ऊपर हीट लोड है वो भी हम इंक्रीज मतलब कि उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमें पता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज इक्वल्स टू होता है हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट इनटू साइन थीटा। तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट और एक्चुअल फोकल स्पॉट की साइज जो होती है इक्वल नहीं होती, दोनों की डिफरेंट होती है। इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो होता है हमारा कम होता है एक्चुअल फोकल स्पॉट से। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द एनोड एंगल इज द एंगल बिटवीन द सेंट्रल एक्सरे बीम एंड द टारगेट फेस। ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या करेक्ट है। जो हमारा एनोड एंगल होता है वो क्या, जो हमारा एनोड एंगल होता है वो एंगल होता है बिटवीन दी, ये जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है यहाँ पे आके टकरा रही है, ठीक है, इसके बीच में, और ये जो हमारा जो टारगेट का फेस है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोड एंगल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द एनोड एंगल इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ 7 to 30 डिग्री। ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो हमारा एनोड एंगल की रेंज होती है वो होती है 7 to 20 डिग्री। तो ये वाली इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीजिंग दी एनोड एंगल इंक्रीजिंग दी एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज। अगर हम एक्चुअल फोकल जो हमारा एनोड एंगल है अगर हम उसको इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हमें रिफोकल स्पॉट साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ इसको बना के एक बार। जैसे ये है हमारा एनोड, ठीक है, इसका ये हमारा एनोड है और यहाँ पे हमारा आ रही है ये बीम और ये हमारा है एनोड एंगल, ठीक है। तो हमारी जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है वो इतना है। और अगर हमने ये जो हमारा एंगल था
ठीक है, एक्चुअल फोकल स्पॉट का इसको हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारा जो एक्चुअल जो फोकल स्पॉट साइज़ होगी वो क्या हो जाएगी, एनोड एंगल इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले इतनी थी, अब ये इतनी हो जाएगी। तो इसलिए एक्चुअल फोकल स्पॉट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, एनोड एंगल के। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये हमारा 17 डिग्री एनोड एंगल है और ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है और ये हमारी इफेक्टिव फोकल स्पॉट है। तो एक्चुअल फोकल स्पॉट की साइज़ लार्ज और इफेक्टिव फोकल स्पॉट की स्मॉल है। वहीं पे जब हमने इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसका पाथ को बड़ा कर दिया, एक्चुअल फोकल स्पॉट को हमने एनलार्ज कर दिया, तो हमने लार्ज फिलामेंट यूज़ किया है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन बीम भी लार्ज है और एक्चुअल फोकल स्पॉट इंक्रीज हो गया, लेकिन इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी यहाँ पे क्या है, छोटी है। तो जो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो हमारा स्मॉल होता है हमेशा एक्चुअल फोकल स्पॉट से, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, कंसर्निंग दी फोकल स्पॉट। ये भी फोकल स्पॉट से रिलेटेड ही हमारी स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, लार्जर एक्चुअल फोकल स्पॉट अलाउज ग्रेटर ट्यूब करंट। जो लार्जर फोकल स्पॉट होता है वो हमें लार्जर ट्यूब करंट अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा फोकल स्पॉट होगा, मतलब कि जितना हमारा जो फोकल स्पॉट की साइज जैसे यहाँ पे कम है, यहाँ पे हमारी थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो बीम है वो ज़्यादा आके टकरा सकती है। अब करंट जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की बीम जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी और उतना ज़्यादा जो हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट होगा उस पर वो जाके टकराएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है लार्जर फोकल स्पॉट होने से हमारा ट्यूब करंट भी हम अलाउ करते हैं कि ट्यूब करंट भी ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीजिंग द एनोड एंगल इंक्रीजेज द मैक्सिमम परमिशियल एक्सपोजर फैक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम एनोड एंगल को इंक्रीज करते हैं तो जो लार्जर फोकल स्पॉट साइज है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। लार्जर फोकल स्पॉट साइज जो है हमारा होगा, तो उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा ट्यूब करंट को यूज़ कर सकते हैं या फिर केवीपी को भी हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एंगल होगा तो हम ज़्यादा ट्यूब करंट को जो है वो अलाउ करता है, क्योंकि एनोड एंगल इंक्रीज़ होने से क्या होता है, हमारा जो एक्चुअल फोकल स्पॉट की साइज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और फिर जो हीट लोडिंग कैपेसिटी होगी हमारे एनोड की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अ टिपिकल साइज ऑफ फोकल स्पॉट इन जनरल रेडियोग्राफी इज़ 1 mm। तो ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट है, जनरली हम 1 mm का यूज़ करते हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, फोकल स्पॉट साइज हैज़ नो इफेक्ट ऑन दी कॉन्ट्रास्ट। तो ये वाली भी करेक्ट है, क्योंकि फोकल स्पॉट साइज का जनरली एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, जो फोकल स्पॉट साइज होती है वो कॉन्ट्रास्ट को इफेक्ट नहीं करती, बट हाँ फोकल स्पॉट साइज जो है हमारे स्पेशियल रेजोल्यूशन को इफेक्ट करती है। फोकल स्पॉट साइज जितनी स्मॉल होगी, स्पेशियल रेजोल्यूशन हमें उतना बढ़िया देखने को मिलेगा। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अ लार्जर फोकल स्पॉट साइज इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ स्कैटर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फोकल स्पॉट साइज ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारा फोकल स्पॉट से रिलेटेड है, देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसर्निंग द फोकल स्पॉट, पहली स्टेटमेंट है हमारी, इट्स साइज में बी एस्टिमेटेड यूजिंग अ स्लिट कैमरा। तो फोकल स्पॉट साइज जो होती है उसको डिटरमाइन करने के हमारे 2-3 मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्लिट कैमरा हो गया, स्टार टेस्ट पैटर्न हो गया, ठीक है। एक और मेथड होता है जिससे हम फोकल स्पॉट साइज को मेज़र कर सकते हैं, तो स्लिट कैमरा का यूज़ करके हम फोकल स्पॉट साइज को मेज़र करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा दे रखा है, इट्स साइज में बी एस्टिमेटेड यूजिंग अ स्टार टेस्ट पैटर्न। तो ये वाली भी करेक्ट है, स्टार टेस्ट पैटर्न होता है उसका हम यूज़ करते हैं इसकी साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अ स्मॉलर एनोड एंगल रिड्यूसेस द साइज ऑफ द इफेक्टिव फोकल स्पॉट। तो अभी हमने देखा कि एनोड एंगल जो होता है फोकल स्पॉट साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एनोड एंगल जितना ज़्यादा फोकल स्पॉट साइज उतनी ज़्यादा, तो एनोड एंगल कम होगा तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अ लार्जर एनोड एंगल इज़ यूजफुल फॉर जनरल रेडियोग्राफी। लार्जर एनोड एंगल का यूज़ होता है जनरल रेडियोग्राफी के लिए। तो ये वाली भी करेक्ट है कि जनरल रेडियोग्राफी के लिए हम यूजुअली लार्जर एनोड एंगल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द साइज ऑफ द एक्चुअल फोकल स्पॉट इज पार्टली डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द कैथोड फिलामेंट। तो जो एक्चुअल फोकल स्पॉट की साइज होती है पार्शली क्या वो डिटरमाइंड की जाती है कैथोड फिलामेंट से, कैथोड की जो लेंथ होती है फिलामेंट की। तो बिल्कुल सही बात है, देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे जो हमारी फिलामेंट है, फिलामेंट की जो लेंथ है वो क्या है हमारी, स्मॉल है,
तो फोकल स्पॉट भी क्या है हमारे स्मॉल है, जबकि यहाँ पे फिलामेंट की लेंथ को हमने इंक्रीज़ कर दिया तो हमारी जो एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज़ थी वो भी इंक्रीज़ हो गई। तो बिल्कुल ये डिपेंड करती है, ठीक है, लेंथ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो देखते हैं इसके बारे में। हील इफेक्ट से रिलेटेड है ये हमारा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है द हील इफेक्ट इज ड्यू टू द एटीन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टारगेट मटेरियल। जो हील इफेक्ट होता है वो हमें टारगेट मटेरियल में एटीन्यूएशन की वजह से देखने को मिलता है। तो ये वाला बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एटीन्यूएशन की वजह से हमें हील इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये हमें देखने को मिलता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन जब जो है हमारे टारगेट से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन जब टारगेट से टकराते हैं तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, और इन एक्सरेज का जब एटीन्यूएशन होता है टारगेट मटेरियल में तब हमें देखने को मिलता है कि हील इफेक्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन की जगह पे जब हमारा एक्सरे फोटोन होता तो ये करेक्ट होती। तो अभी क्या है, ये इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द हील इफेक्ट इज ग्रेटर ऑन द कैथोड साइड ऑफ द एक्सरे फील्ड। तो ये वाली भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हील इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है एनोड साइड के ऊपर रेदर देन द कैथोड साइड। मैं इसको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा है टारगेट, ठीक है, ये हमारा फिलामेंट था, यहाँ से एक्सरे आए थे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके टकराए और फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे टकराए तो एक्सरेज का प्रोडक्शन हुआ। अब एक्सरेज क्या होती है, हमारी एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या होगी, डाइवर्जिंग होगी नेचर में। तो इस तरीके से जो है एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या है, हमारा एनोड साइड है और ये है हमारा कैथोड साइड, ठीक है, ये हमारा एनोड साइड है और ये है हमारा कैथोड साइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमारा टारगेट वाला पार्ट है, टारगेट वाले पार्ट का कलर मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ जिससे आपको इजीली जो है आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ। ये जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ये है हमारा टारगेट, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस हुई थी, तो ये जो हमारा टारगेट है, तो हमारी जब एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है तो देखिए यहाँ पे एनोड साइड में कुछ एक्सरे जो है टारगेट के अंदर भी, ये वाला पार्ट है जो है टारगेट के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जा रहा है, जबकि कैथोड साइड में ऐसा नहीं हो रहा। तो जो इंटेंसिटी है एक्सरेज की वो एनोड साइड में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कुछ एक्सरेज जो है वो हमारी टारगेट के अंदर ही एब्जॉर्ब हो रही है, जबकि कैथोड साइड में ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इसलिए हील इफेक्ट जो होता है वो एनोड साइड पर ग्रेटर होता है रेदर देन दी कैथोड साइड। तो इसलिए बी वाली स्टेटमेंट हमारी क्या इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द हील इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट स्मॉल एनोड एंगल्स। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी करेक्ट है। सी वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जितना कम एनोड एंगल होगा उतना ज़्यादा हमें हील इफेक्ट देखने को मिलता है। हील इफेक्ट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एनोड एंगल के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनोड एंगल जितना कम होगा, जैसे कि मैं एक ये है हमारा टारगेट जिसका एनोड एंगल है ये, और एक हमने स्टीपर एनोड एंगल बनाया जिसका ज़्यादा एनोड एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस हुई इस तरीके से और यहाँ पे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस हुई इस तरीके से। तो हमारा एनोड एंगल जितना ज़्यादा है, हमारा हील इफेक्ट हमें कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हील इफेक्ट हमें कम देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें हील इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जो हील इफेक्ट है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है एनोड एंगल के ऊपर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनोड एंगल के ऊपर। तो सी वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द हील इफेक्ट इज मोर नोटिसेबल एट द हाई केवीपी। ये वाली हमारी स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हील इफेक्ट होता है वो हमें लो केवीपी पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज कीजिए कि ये हमने हाई केवीपी पे परफॉर्म किया, ठीक है, ये वाला हमने हाई केवीपी पे परफॉर्म किया। तो क्या होगा कि हाई केवीपी पे हम परफॉर्म करेंगे तो जो एक्सरेज की एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, हमारी हाई होगी, और एनर्जी हाई होगी तो अटेन्यूएशन जो होगा वो कम होगा एक्सरेज का हाई एनर्जी होने की वजह से। जबकि हमने दूसरा ये हमने एनोड लिया जहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है हमारी, लेकिन केवीपी उस टाइम पे कम था, केवीपी कम, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो भी कम, और जब यहाँ पे आके टकराएंगी तो एक्सरे जो प्रोड्यूस होगी उनकी एनर्जी भी कम होगी। तो एक्सरेज की एनर्जी अगर कम होगी तो उनका जो अटेन्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा एनोड के अंदर। तो इसलिए हील इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा नोटिसेबल होता है एट दी हाई पीक। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी इनकरेक्ट है। जो हील इफेक्ट होगा वो मोर नोटिसेबल होगा लो केवीपी पे, क्योंकि लो केवीपी पे एनर्जी एक्सरे फोटोन जो प्रोड्यूस होंगे उनकी कम होगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो हील इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। हील इफेक्ट रिजल्ट्स इन हायर मीन एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द बीम ऑन दी एनोड साइड कंपेयर टू दी कैथोड साइड। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।